हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपको कुछ वर्क दिया था और मैग्नेट स्टार्ट की थी। उम्मीद करता हूँ सभी ने वो वर्क कर भी लिया होगा, जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो बोर्ड पर देखेंगे और उसको नोट करेंगे। तो आइए चलते हैं, कल के होमवर्क पर डिस्कस करते हैं। कल का होमवर्क था हमारा बायो-सैवर्ट व कूलॉम के नियम की समानताएं और असमानताएं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कूलॉम के नियम की क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, चलो यहां पर एक तरफ लिख लेते हैं हम बायो-सैवर्ट, बायो-सैवर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें रहेंगी, और इधर लिख लेंगे हम कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो पहली बात करेंगे हम वो करेंगे जी समानताओं की। समानताएं क्या क्या है, तो पहला पॉइंट यहां पर जो बायो-सैवर्ट का नियम है वो दीर्घपरासी है। अब दीर्घपरासी क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कूलॉम के नियम में, Q1 Q2 अगर दो चार्ज r डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर कहीं पर फोर्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसे बोलते हैं हम दीर्घपरासी, यानी लॉन्ग रेंज फोर्स। यानी ये ज्यादा दूरी पर अगर हम चार्ज को रख दें वहां भी ये काम करेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ते हैं तो बायो-सैवर्ट लॉ में भी हमने क्या देखा था कि जो डीबी होता है 1/r² होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये चीजें इसमें क्या है, समानताएं हैं। तो पहला पॉइंट हमें यही डिस्कस करना है कि इसमें क्या क्या समानताएं हैं। तो पहली समानता क्या है, यह दीर्घपरासी होता है। इसी तरह से यह भी दीर्घपरासी होता है। तो ये पहला पॉइंट है हमारे पास। क्यों होता है, क्योंकि यह दूरी के वर्ग के, यह कौन बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र हम फाइंड आउट करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किसके इक्वल होता है, वहां पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह दूरी के वर्ग के, या आप ऐसा लिख सकते हो, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो क्या आपने इसमें देखा था, जो डीबी होता है वो r² के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बेटा इसी वजह से दीर्घपरासी होता है, क्योंकि r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर भी जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल जो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल है, विद्युत बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर भी आपने पहली समानता ये देख ली, F1/r²। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया हो। तो पहली समानता बेटे आप नोट कर सकते हो, ये पहली समानता है हमारे सामने। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, चलिए
इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें भी अध्यारोपण, सुपर प्रिंसिपल कहते हैं इसको, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। चलिए जी, ये क्या बात है भाई, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। होता क्या है, मान लीजिए जैसे यहां पर ये कोई चार्ज रखा है, इसे हम क्यू नोट चार्ज कहते हैं। इस एक चार्ज यहाँ पर ये है Q1, एक चार्ज यहाँ पर ये है Q2, एक चार्ज मान लीजिए Q3। तो इसके और इसके बीच अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके उनके बीच लगेगा रिपल्सन। ये इसको क्या करेगा बेटे, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लीजिए Q1 ने इस पर फोर्स लगाया F1, ओके। इसी तरह Q2 ने इस पॉइंट पर Q नोट पर जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम इसे भी क्या मान सकते हैं, ये भी हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को फिर से दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है बेटा, ये जो इसको रिपल्सन करेगा, ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसी के अलोंग करेगा। यानी इस बार रिपल्सन कैसे लगेगा, ऐसे, यानी प्रतिकर्षण। इसे मैंने कहा F2। और तीसरा जो चार्ज है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसे कहेंगे हम F3। चलो, ये है हमारे पास F3, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस पर लगने वाला जो नेट बल होगा सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी अगर मैं कहूं Q नोट पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल या परिणामी वैद्युत बल कितना होगा, तो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी Q नोट पर लगने वाला नेट वैद्युत बल, जो Q नोट पर लगने वाला नेट वैद्युत बल है, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। अगर और चार्ज होते तो और सबका सदिश योग हो जाता। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अब अगर आप यहां पर समझो, मान लीजिए एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। ये वायर है फर्स्ट, ये वायर है सेकंड। मान लीजिए कोई पॉइंट हमने यहां पर ले लिया। पहले वायर की वजह से कल हमने आपको पढ़ाया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, जिसे बोलते हैं हम पाम रूल। तो अकॉर्डिंग टू पाम रूल क्या होता है बेटा कि राइट हैंड का जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा में, जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी तरफ उंगलियां, तो उंगलियों पर खींचा गया लंब यानी हथेली पर जो खींचा गया लंब होगा वो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। या आप दूसरी बात ये भी बोल सकते हो कि जो हमारी उंगलियां हैं वो किधर को घूमेंगी, अंदर की तरफ घूमेंगी, अंदर की तरफ कर्ल होंगी। तो इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो B1 आएगा वो कहां को आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो पहले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी दिशा होगी लंबवत अंदर की। अब दूसरे वायर की वजह से जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी अंदर की तरफ आएगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, इसकी तरफ उंगलियां, ये भी अंदर की तरफ होगा। तो B2 भी क्या होगा हमारे पास, क्रॉस वाली डायरेक्शन ही होगी, इसकी भी क्रॉस वाली डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी क्रॉस वाली होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पर लगने वाला जो, अब बेटा बात ये आती है ये डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता, इसके रूल्स होते हैं कुछ जो आपको सदिश वाली चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। उनके बीच का एंगल देखा जाता है, इनकी वैल्यू देखी जाती है, उससे दो बलों के बीच का लगने वाला नेट बल क्या होता है, या दो सदिश राशि कुछ भी हो सकती है, बल के अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, त्वरण, जो भी दो सदिश राशि हो। तो यहां पर क्या होगा, इस बिंदु P पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर परिणामी या कुल चुंबकीय क्षेत्र वो होगा बेटा B नेट, सदिश लिख देंगे यहां पर B1 प्लस B2, इनके भी सदिश योग के बराबर होगा। ये ऐसे बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? तो ये समानताएं हैं। पहली समानता ये भी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी आर स्क्वायर की, ये भी अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें भी लागू होता है और अध्यारोपण का सिद्धांत
इसमें भी लागू होता है। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपने क्लियरली समझ लिया होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं असमानता क्या है। असमानता है, चलिए जी असमानता है। तो असमानता देखने के लिए बेटा चलिए जी असमानता, बेटा इधर वही कूलाम के नियम की बात चलेगी और इधर सॉरी बायो सावर्ट के नियम की, इधर कूलाम के नियम की। चलिए पहली असमानता क्या है, देखो इसमें जो पहली असमानता की अगर हम बात करें, देखो इसमें जो स्रोत लिया जाता है, स्रोत यानी जैसे बायो सावर्ट का नियम हमने पढ़ा था, इसमें आपने देखा होगा जो डीएल लिया था हमने, यहां से यहां तक की लंबाई को हमने माना था डीएल। ओके, तो ये हमारा है डीएल, और मान लीजिए यहां से आर दूरी पर ये हमारा आर वेक्टर हो गया, दूरी को हमने आर वेक्टर, सदिश रूप में भी बता दूंगा आर वेक्टर क्या होता है, ये दूरी को आर वेक्टर कहा, ये हमारा पॉइंट पी है। तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र आता है ये हमारा लंबाई का स्रोत है, धारा ऐसे प्रवाहित करी हमने, तो अल्पांश जिसको बोलते थे, जो अल्पांश होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इस स्रोत की वजह से, अल्पांश की वजह से जो आर वेक्टर है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र आप निकालोगे, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा पॉइंट की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ आएगा, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्रॉस वाला आएगा अंदर की तरफ। तो आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, एक मिनट, जैसे आपको चलो मैं बता देता हूं। अभी यहां पर आपने क्या देखा, आर वेक्टर बेटा जो डीएल है, आर वेक्टर तो डीएल के साथ ऐसे है और बी ऐसे है, तो जिस पॉइंट पी की बात हम कर रहे हैं, पॉइंट पी पर आर वेक्टर और बी एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। लेकिन आप अगर बात करेंगे कूलाम के नियम वाली, तो कूलाम के नियम में जैसे यहां पर कोई हम चार्ज ले लेते हैं, मान लो ये डी की कोई चार्ज है, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आर वेक्टर मान लीजिए ये है हमारे पास, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर इस दिशा में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर ये माइनस होता तो अपोजिट होता, मान लीजिए अगर ये माइनस होगा, माइनस डी क्यू चार्ज, तो ये पॉइंट पी होगा, तो आर वेक्टर तो हमारा ये ई वेक्टर होगा, और बेटा आर वेक्टर की डायरेक्शन हमारी ये होगी, तो आर वेक्टर और ई वेक्टर यहाँ अपोजिट आएंगे, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर धारा ऊपर को है तो बी अंदर को आएगा, अगर धारा नीचे को है तो बी बाहर को आएगा। लेकिन आर और बी यहां पर लंबवत रहेंगे, यहां पर आर और ई एक दूसरे के समांतर भी रह सकते हैं, यानी रहेंगे तो समांतर, पैरेलल भी रह सकते हैं, एंटी पैरेलल भी रह सकते हैं, यानी आर वेक्टर और ई वेक्टर विपरीत भी हो सकते हैं और एक ही दिशा में भी हो सकते हैं। तो ये असमानताएं हैं, ठीक है ना। तो तो असमानता में आप लिख सकते हो इसमें, इसमें यानी बायो सावर्ट के नियम, इसमें आर वेक्टर व चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हो, एक दूसरे के, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, सिंपल, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहां ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र व आर वेक्टर एक दूसरे के समांतर, समांतर में बेटा दो चीज आएंगी, यानी एक ही दिशा में भी हो सकते हैं और विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, समांतर होते हैं। अब समांतर में आर वेक्टर और ई वेक्टर एक ही दिशा में भी हो सकते हैं, ई वेक्टर और आर वेक्टर, बल्कि आप इसे ऐसा कर लीजिए, इसे मान लीजिए ई वेक्टर, आर वेक्टर
और ई वेक्टर विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं रहेंगे, यानी इनके बीच का एंगल 0 भी हो सकता है, 180 भी। यहाँ पर आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। यहाँ पर थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा यहाँ पर 180 भी हो सकता है। तो पहली असमानता आपके सामने है, आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना बेटा। चार्ज का तो सिंपल फंडा होता है कि ये चार्ज है, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताओ, तो आप क्या कहते हो, बिंदु और आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अनुदिश का मतलब क्या, दो मतलब हो सकते हैं, ये तो आर और ई सेम दिशा में होंगे, या आर वेक्टर और ई वेक्टर अपोजिट दिशा में होंगे। लेकिन यहाँ पर अनुदिश हमने कहीं नहीं पढ़ा, यहाँ पर हमने एक अलग से एक रूल पढ़ा है, करंट यानी डीएल और आर को जो मिलाने वाली रेखा है। अब डीएल को तो हम अलग बात करेंगे, आर वेक्टर और बी वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर थीटा हमेशा 90 है। चलिए दूसरी असमानता यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो दूसरी असमानता क्या है बेटे, दूसरी असमानता ये है, आपने ये देखा है कि बायो-सैवर्ट का जो लॉ होता है, बायो-सैवर्ट का लॉ, अगर हम यहाँ पर एक अल्पांश ले रहे हैं ये, जिसको हम डीएल कहते हैं, डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर से अगर हम आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बी, तो बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये पॉइंट हम यहां ले लें तो एंगल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमने पॉइंट, ये हमारा डीएल है, ये पॉइंट हमने यहां ले लिया, क्यों, तो एंगल कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर आप थीटा बदल रहे हो, ये पॉइंट पी कहीं और ले लेते हो, तो इसी डीएल की वजह से, इसी डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर आप अगर ये चार्ज ले रहे हो, आप आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, सभी डिस्टेंस आर आर के बराबर है, तो बेटे यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो बदलेगी, लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी। यहां वैल्यू बदल जाएगी, यहां वैल्यू भी बदल जाएगी, दिशा तो आर के लंबवत अंदर की तरफ ही रहेगी। तो इसमें थोड़ा सा बात को समझिए, यहां पर जो अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र। यहां बीच इसका जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कोण पर निर्भर नहीं करता, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर क्या होता है, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। यानी आपने पढ़ा भी था, जो डीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, आपने पढ़ा था बेटा। अल्पांश के कारण जो बिंदु, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो अल्पांश व बिंदु, ये अल्पांश है और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनेगा उस पर निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, आवेश, कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश कह लो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान आवेश व बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण पर निर्भर नहीं करता। देखिए पॉइंट है बेटा, यहां पर आपको समझ आया हो, क्लियर हुआ सभी को ये पॉइंट। तो बेटा ये असमानताएं, और असमानताएं और भी हैं, लेकिन बोर्ड में आप दो लिख दोगे तो काम चल जाएगा। जैसे आप लिख सकते हो कि जो आइडियल होता है,
आइडियल सदिश राशि होती है, जो अल्पांश लेते हैं ना, ये सदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर जो अल्पांश लिया जाता है डी क्यू, वो अदिश राशि होती है। ये भी एक असमानता है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, दो दो लिख दो, बोर्ड में नंबर पूरे मिल जाएंगे। ज्यादातर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि समानता और असमानता, ये लिखे। समानताएं भी 2 से ज्यादा है और असमानताएं भी, लेकिन मैंने आपको 2 लिखवा दी, 2 ही नंबर में आएगा। आप इतना लिख दोगे तो नंबर पूरे रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बेटे बायो सेवर्ट के। चलो पहले, इससे पहले ना मैं एक चीज थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ में। देखिए सुनिए बेटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल आपने पढ़ा होगा। 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, इसे बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मान लीजिए हमारे पास ये 2 चलिए ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। तो उनकी खास बात क्या है? इनके बीच का एंगल है थीटा, बीच का एंगल है बेटा ये थीटा। इसकी खास बात ये है ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में स्थित हैं। अब एक ही तल क्या होता है? जैसे एक ही तल की अगर मैं बात करूं तो जैसे देखिए, जैसे मेरे पास ये कॉपी है यहाँ पे। अब ये एक तल होता है, अगर मैं यहाँ पर ये एक वेक्टर मान के यहाँ पर ऐसे रख दूं और दूसरा वेक्टर भी मैंने मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ही रख दिया, एक दूसरा वेक्टर भी लिया वो भी ऐसे, तो ये एक ही तल में माने जाएंगे। एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे, ठीक है ना। अगर ये तल से हट जाए तो फिर एक ही तल में नहीं होंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ क्या है? एक ही तल में स्थित माने जाएंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब इन दोनों का हम सदिश गुणनफल करेंगे। तो सदिश गुणनफल अगर हम करेंगे तो दोनों के बीच में हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा। पहली बात, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल है तो क्रॉस लगाना पड़ेगा। बराबर फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ए बी साइन थीटा एन कैप। देखो आपको दूसरी बात ये याद रखनी है, अगर 2 सदिशों का सदिश गुणनफल करें तो तीसरा भी सदिश ही प्राप्त होता है, यानी सी वेक्टर। अभी सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर ये है। अगर कोई वेक्टर है बेटा, वेक्टर है अगर कोई, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो बेटा होती है दिशा, एक होता है बेटा इसमें परिमाण। अब जो दिशा होती है, दिशा को हम एन कैप से दिखाते हैं, और ये यहाँ पर ए बी साइन थीटा जो परिमाण है, ये चीज हमारे पास, ये चीज जो है हमारे पास ये है बेटा परिमाण, और एन कैप यहाँ पर शो करता है दिशा को। वैसे तो इसको हम हिंदी में एकांक सदिश बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। एकांक सदिश दिशा को बताता है, और एकांक सदिश का अगर परिमाण देखें तो 1 होता है, ठीक है। तो बेटा सी वेक्टर मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि सी वेक्टर में ए बी साइन थीटा भी है, यानी परिमाण भी है और दिशा भी है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, अगर 2 सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो हमें एक सदिश राशि ही प्राप्त होगी। अब जो सदिश राशि प्राप्त होती है उसमें 2 चीजें होंगी, परिमाण और दिशा। जैसे यहाँ पर 2 सदिशों का सदिश गुणनफल करा तो एक सदिश राशि। अब परिमाण तो यहाँ पर क्या हो गया? ए बी साइन थीटा, और दिशा क्या होगा बेटा यहाँ एन कैप। इसका नाम क्या होता है? एकांक सदिश। एकांक सदिश किसको बताता है? दिशा को बताता है। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूं एन कैप का परिमाण बताओ, तो बेटा जो भी एन कैप होगा, समझ लो एन कैप का जो परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं वो होगा 1। ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा,
वो थोड़ी सी और देख लीजिए। वो क्या बात है, जो एन कैप होता है ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों पर लंबवत होता है, दोनों पर लंबवत होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों पर क्या होता है, लंबवत होता है। ये दोनों पर लंबवत होगा, यानी इनका जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो एक, यानी सदिश गुणनफल करें तो एक सदिश राशि प्राप्त होगा। फिर ये जो वेक्टर आएगा ये ए पे भी लंब होगा, बी पे भी लंब होगा। और आपने सदिश के चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। अब बेटा आपने पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा एक बार। इसका मीनिंग ये है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल अगर मैं एन कैप के साथ करूं वो भी 0 आएगा, और अगर मैं बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ करूं वो भी 0 आएगा। बात यह है कि दो वेक्टरों का अगर हम अदिश गुणनफल करें और वे एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका जो अदिश गुणनफल आता है वो 0 आता है, अदिश गुणनफल 0 आता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज और, दो सदिशों का जो गुणनफल आता है, सदिश गुणनफल, वो भी एक सदिश राशि आती है। वो सदिश राशि जो आएगी, मान लीजिए वो आई आपकी सी वेक्टर आएगी, लेकिन मैं इसकी दिशा बता रहा हूं। दिशा आई मान लो यहां एन कैप, मान लो इन दोनों का सदिश गुणनफल करा, वो इसकी दिशा ही एन कैप। अब इस एन कैप की दिशा निकालने का भी एक रूल होता है, उसे बोलते हैं दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ का नियम क्या है बेटा, देखो दाएं हाथ का नियम ये होता है, अब अगर हमें एन कैप की दिशा निकालनी है तो दिशा निकालने का रूल होता है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, बल्कि ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए नियम क्या है, सुनिए। नियम ये है, अगर हम अपना दायां हाथ लें, चलो भाई दायां हाथ बना लेते हैं, ठीक है। अब अपने दाएं हाथ की जो फिंगर्स हैं, मैं रूल को लिखवाऊंगा नहीं, आप लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा आप लिख लेना। दाएं हाथ की जो फिंगर्स हैं उसे हम रखते हैं, दाएं हाथ की फिंगर्स को किसके अनुदिश रखते हैं, जैसे हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो जो इधर लिखा हुआ होता है ये हमारा पहला सदिश होता है, यानी फर्स्ट वेक्टर। जो इधर होता है वो हमारा सेकंड वेक्टर होता है। अगर बी इधर हो तो बी फर्स्ट हो जाएगा, और ए इधर हो तो ए सेकंड हो जाएगा। तो पहला वेक्टर अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला वेक्टर हमारा ए होगा। अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी में जो पहला वेक्टर होगा हमारा वो ए होगा, और दूसरा वेक्टर कौन सा होगा हमारा बी। तो पहले वेक्टर की तरफ को उंगलियां रखनी है और दूसरे वेक्टर की तरफ को घुमानी है। पहले वेक्टर की तरफ को रखनी है और दूसरे वेक्टर की तरफ को घुमानी है। यानी हम क्या लिखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को पहले सदिश की ओर या पहले सदिश की ओर अनुदिश करके दूसरे सदिश की ओर घुमाएं, तो दूसरे सदिश की ओर घुमाना है। यानी हमें ए वेक्टर तो हमारा ये था, सॉरी ये हमारा पहला वेक्टर होगा, और उंगलियों को घुमाना है। अब घुमाना है तो मैंने अंदर की तरफ एरो लगा दिया, सभी उंगलियों को हम अंदर की तरफ ऐसे घुमाएंगे किसकी तरफ को, दूसरे वेक्टर की तरफ को। तो जो अंगूठा होगा हमारा वो इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट आई उसकी दिशा को बताएगा, यानी यही हमारा एन कैप की दिशा को बताएगा। यदि हम पहले वेक्टर की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को रखकर दूसरे वेक्टर की ओर घुमाएं तो इस स्थिति में दाएं हाथ का जो अंगूठा होगा वो ए क्रॉस बी, पहले वेक्टर गुना दूसरे वेक्टर की दिशा को बताएगा, यानी एन कैप की दिशा आ जाएगी हमारे पास में। यानी एन कैप यहां पर क्या है बेटा, ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा है। ओके, तो यहां पर ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी ए बी साइन थीटा, ये तो था हमारे पास में क्या बेटा, परिमाण, और दिशा क्या है बेटा इसकी एन कैप। और एन कैप की दिशा कौन से रूल से निकाली जाती है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप को क्या कहते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा।
आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में लगभग लगभग ये लगता रहेगा। और ये जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स में आएंगे और वहां पर जो भी वेक्टर वाले फॉर्मूले आएंगे, जब दिशा निकालनी होगी, दिशा के कुछ अलग से रूल भी होते हैं, जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, इस तरह के रूल भी आएंगे। लेकिन आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा के भी वहां दिशा निकाल सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका कई जगह यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका और एग्जाम्पल आप अगर चाहो, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए हमने ये ए वेक्टर लिया और ये हमने मान लीजिए बी वेक्टर लिया, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो मैंने पहला क्वेश्चन में ये कहा कि मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बता, तब बच्चों ने लिखा ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा यहाँ जरूरी नहीं एन कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आता है। आप एन कैप, पी कैप, आर कैप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी दिशा, अब दिशा पहला वेक्टर हमारा कौन सा है यहाँ, ये, और दूसरा वेक्टर ये। पहले वेक्टर की तरफ को फिंगर्स, अब दूसरा वेक्टर अंदर की तरफ नहीं ऊपर की तरफ है, तो ऐसे करेंगे। पहला ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हुआ और ये सेकंड वेक्टर हुआ। तो पहला ये हुआ हमारा, सेकंड ये हुआ हमारा। तो पहले की तरफ फिंगर्स रखो, दूसरी की तरफ कर्ल करो, घुमाओ, यानी तो जो हमारा अंगूठा आएगा ये एन कैप की दिशा को बताएगा। यानी एन कैप की जो दिशा आई हमारी, वो दिशा कौन बताएगा, कौन सी है, बाहर की ओर, बाहर की ओर है तो ऐसे डॉट लगा देंगे। कल पढ़ाया था मैंने, बाहर की ओर आती है तो हम इसको डॉट लगा देते हैं। समझ आया सबको। ये पहला एग्जाम्पल। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल भी, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, इस बार हमें करना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बेटा आप इसको लिख भी सकते हो, ये जो एन कैप की दिशा है तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब पहला वेक्टर हमारा ये होगा, दूसरा वेक्टर हमारा ये होगा। तो पहले की तरफ को फिंगर्स, दूसरे की तरफ को घुमाओ, तो एन कैप कहां को आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आएगा तो वो ए पे भी लंब होगा, वो बी पे भी लंब होगा। ए पे भी लंब होगा, बी पे भी लंब होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा ए बी, बी ए लिख दो, ए बी लिख दो, बात है कि ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो एन कैप होगा वो तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। आप इसे ऐसा लिख सकते हो। यानी यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जो एन कैप आएगा, यहां पर जो एन कैप आया उसकी दिशा आई ऐसे, यानी बाहर की ओर। अब बाहर की ओर है तो वो ए पे भी लंब होगा, बी पे भी लंब होगा। यहां पर जो एन कैप आएगा वो आएगा अंदर की तरफ, ऐसे क्रॉस वाला। अंदर की तरफ आएगा तो ए पे भी लंब होगा, बी पे भी लंब होगा। ये आपको याद रखना है। तो जहां तक मैं समझता हूं आप ये भी समझ में आया होगा। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आगे वो उस प्रॉब्लम को हम अगेन समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब बेटा बात यह आती है कि बायो सैवर्ट का नियम जो है वो यही खत्म नहीं होता। बायो सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग बहुत पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड में वे इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन है, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। बेटा न्यूमेरिकल आपके तभी आप कर पाओगे जब आप अच्छे से डेरिवेशन को समझ लोगे। आपको पता चलेगा कि कहाँ किस तरह से चीजें एडजस्ट होती हैं, किस तरह से चीजें हटाई जाती हैं और किस तरह से चीजें जोड़ी जाती हैं। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बायो सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बेटा अनुप्रयोग हम आपको 3 अनुप्रयोग कराएंगे और तीनों इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे। यहाँ आपको मैं 2-2 3-3 मेथड से भी करा सकता हूँ, लेकिन जो सिंपल मेथड है हम एक बार उसी से डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला अनुप्रयोग है, फर्स्ट अनुप्रयोग, और इंपॉर्टेंट भी है। जो पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ही है भाई। पहला अनुप्रयोग आता है आपका धारावाही लूप के, धारावाही वृत्ताकार लूप, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही। देखो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, वृत्ताकार रूप बना लेनी है। ये बना ली वृत्ताकार रूप। इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, ये त्रिज्या हमने आर यहां पे दिखा दी। अब क्या करना है सुनिए, पहले तो इसको थोड़ा सा लिख देंगे। ये इसका केंद्र वो है, माना कोई वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या आर तथा केंद्र ओ है। पहले तो ये लिख देंगे हम सिंपल। और इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर देंगे। ये आई एम्पियर की धारा हमने यहां प्रवाहित कर दी, ये आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तथा इसमें आई एम्पियर की धारा चित्रानुसार प्रवाहित है, चित्रानुसार प्रवाहित है। चलिए जी, ये थोड़ा सा डायग्राम बना के लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक लूप बनाई। देखो बेटा, जब आप कॉपी में काम करोगे तो कॉपी में आप डायग्राम यहां बनाओ और लिखो यहां, क्योंकि कॉपी में इतना स्पेस नहीं होता कि आप डायग्राम यहां बनाओगे और यहां लिख भी लोगे। वो क्या होगा, सड़ जाता है, मजा खराब हो जाता है, पढ़ने में मजा नहीं आता। इसलिए उसका इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी। चलिए जी, तो क्या करेंगे, माना कोई वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या। अब हम बायो सावर्ट के नियम की क्योंकि एप्लीकेशन है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश, एक छोटा सा अल्पांश मानना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इस बार, चलिए रेड कलर ले लिया, एक छोटा सा अल्पांश ये ले लिया हमने। इस अल्पांश को हम कहेंगे dl। अब आप समझो बेटा, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमें एक लूप दिखेगी, इस लूप पर एक अल्पांश ये ऐसे दिखाई दे रहा है। हम इसको ऊपर से देखें, अगर यहां जाकर के ऐसे करके देखें तो हमें एक अल्पांश दिखाई देगा, यहां पर इस तरह से सेंटर ओ दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, अगर हम यहां पर इस अल्पांश, मैंने कहा था अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल लेना है। आप अगर देखो, ये जो त्रिज्या होती है परिधि के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, चाहे आप अल्पांश कहीं भी ले लो। तो मेनली मुझे ये समझाना है कि ये अल्पांश और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के बीच जो थीटा बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये समझ आया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कोई भी लाइन अगर है, ये रेडियस अगर मैं इस परिधि पर मिलाऊं तो हमेशा इसके साथ में 90 डिग्री का, चाहे कहीं भी हो, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। ओके, इस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस अल्पांश और बिंदु ओ को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल 90 यहाँ पर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बायो सावर्ट के नियम से आएंगे। चलो लगा दो भाई, बायो सावर्ट के नियम से। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, बायो सावर्ट का नियम ये कहता है कि इस अल्पांश के कारण, ये जो अल्पांश लिया है बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर बायो सावर्ट कहता है अल्पांश dl के कारण बिंदु ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा जी, dB इज इक्वल टू μ0/4 आई dl साइन थीटा। अब थीटा dl और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच कितना, और अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r का स्क्वायर कर। तो dB कितना आ जाएगा बेटा, μ0/4 आई dl अपॉन r स्क्वायर, समीकरण 1। ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए अब थोड़ा सा समाकलन का पॉइंट समझ लीजिए। ये लूप थी, हमने अल्पांश यहां पर लिया था ऐसे। तो जब हमने पहला अल्पांश लिया तो हमने 0 से शुरू किया। अब अल्पांश दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा, छठा, हजारों अल्पांश लेने पड़ेंगे हमें। जब हम यहां से यहां तक घूमते घूमते चले जाएंगे तो ये सारे अल्पांश अगर हम जोड़ते चले जाएं, अगर इसकी रेडियस आर है तो इस अल्पांश की लंबाई की, इस सभी अल्पांशों की लंबाई को जोड़ दें तो मेरे हिसाब से वो 2πr आ जाए। तो यहां पर ये चीज हमें लिमिट में लेनी पड़ेगी। अगर हम पूरी लूप के कारण इस पर चुंबकीय, अब एक चीज और बेटा,
एक चीज और देखिए, अब ये लूप ऐसे रखी हुई है, इस लूप के कारण भाई धारा ऐसे बिंदु O की तरफ उंगलियां, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो इस अल्पांश के कारण आएगा, सॉरी, इस अल्पांश के कारण आएगा ऊपर की तरफ डीबी वेक्टर। अब अल्पांश अगर यहां हो, इसकी वजह से भी बेटा ऊपर की तरफ ही आएगा। अल्पांश अगर कहीं भी हो, आप अगर इसकी वजह से भी चेक करोगे ना, इसकी वजह से भी अगर आप चेक करोगे तो बेटा अब करंट ऐसे ओ इधर आएगा, तो इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो जितने भी अल्पांश हम लेते जाएंगे सभी की वजह से ऊपर आने की वजह से सभी डीबी वेक्टरों के बीच का एंगल जीरो होगा। और सदिश का नियम होता है अगर एंगल जीरो हो तो आप उसका समाकलन सिंपली कर सकते हो, यानी सभी डीबी वेक्टर आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, तो पूरी लूप के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा जी? तो समीकरण एक का समाकलन करने पर, एक्चुअल में हम समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो कर दीजिए समाकलन dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I/r², समाकलन dl। बेटा आपको मैं बताता हूँ, समाकलन के अंदर वही चीज रखते हैं जिससे पहले d लिखा हुआ, बाकी जो वायर में धारा, सॉरी जो इसमें धारा थी लूप में, वो भी नियत रहेगी, त्रिज्या भी नियत, ये भी नियतांक सब बाहर आ जाएगा, और लिमिट ली जाएगी 0 से 2πr। मैंने आपको अभी समझाया था, क्योंकि जब पहला अल्पांश लेंगे 0 से शुरू करेंगे और लेते लेते जाएंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 2πr के बराबर होगा। बेटा समाकलन के सूत्र होते हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए। समाकलन x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो पावर आती है जू की तू नीचे आ जाती है। अगर मैं x की पावर 0 कर दूं और यहाँ dx कर दूं, तो इसको मैं समाकलन dx, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये लिख सकता हूं। अब अगर बात को समझो मैंने क्या लिखा है, सुनिए दोबारा बताता हूं, सुनिए। समाकलन dx चाहिए मुझे, तो dx को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 इंटू dx, क्योंकि x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में, वो वैल्यू आती है 1, x की पावर 0 की वैल्यू 1। अब आप इसी को इससे रिप्लेस कर दो, तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो x की पावर 1 अपॉन 1 यानी x ही आ जाएगा, यानी dx का समाकलन x आएगा और x की पावर n का समाकलन आपको याद होना चाहिए। तो db का समाकलन क्या आएगा, b म्यू नोट अपॉन 4 पाई I/r², समाकलन dl का आ जाएगा l, और बेटा लिमिट हो जाएगी 0 से 2πr। आपको पता होगा पहले ऊपर वाली लिमिट भरी जाती है माइनस नीचे वाली लिमिट, तो यह आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I/r², बेटा यहाँ पर आ जाएगी ऊपर की लिमिट 2πr - 0, तो b बराबर आपका आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I/r² इंटू 2πr। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, एक आर से एक आर, दो से ये दो, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा, उसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 I/r, ये आंसर आएगा म्यू नोट अपॉन 2 I/r, म्यू नोट अपॉन 2 I/r। इतने टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपको समझ आया होगा। ओके, सिंपल डेरिवेशन है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आइए आप एक बार और देख लीजिए चाहो तो इसको। सबसे पहले बायो-सावर्ट के नियम की हमने एप्लीकेशन नंबर 1 ली है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एक लूप ली जिसकी रेडियस r है, केंद्र O है, इस पर एक छोटा सा अल्पांश हमने dl माना है, ये इस dl और पॉइंट O को मिलाने वाली रेखा के बीच में एंगल हमारा 90 बना है। और बेटा एंगल समझने के लिए हमने एक डायग्राम आपको ये बताया था कि ये एंगल dl ये है हमारा और लाइन ये है हमारी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, यानी परिधि त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। ये पॉइंट होता है, सबको पता होना चाहिए।
इसके बाद हमने बायो सावर्ट का नियम लगाया, इसकी वजह से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो थीटा यहाँ 90 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1। ओके, इसके बाद में हमने क्या किया, साइन 90 की वैल्यू रख के इक्वेशन 1 आगे बढ़े। इसके बाद हमें 0 से 2 पाई आर डीएल को समाकलन के अंदर रखकर लिमिट भर देनी है, और ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, याद चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला सब बच्चों को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि लूप के केंद्र पर अगर लूप की त्रिज्या r है तो ये धारा I है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखो बेटा, B तथा R के बीच ग्राफ, B तथा R के बीच ग्राफ भी पता होना चाहिए। लूप के कारण जो लूप, धारावाही लूप लिख लो भाई, धारावाही वृत्ताकार लूप लिख लो भाई, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, कितना होता है जी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नोट अपॉन 4 पाई नहीं होता, होता तो है लेकिन हम दूसरे वाले फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू नोट आई अपॉन 2r। बेटा अगर मैं यहाँ 4 पाई लिख दूं ना तो ऊपर भी मुझे पाई लिखना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, तो इतने टेस्ला होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बी आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये होता है धारा बढ़ाने पर बी बढ़ेगा और आर बढ़ाने पर बी घटेगा। तो यहाँ बी और आर के बीच हम ग्राफ बनाने वाले थे, तो पहला ग्राफ बी वर्सेस आर ग्राफ है, तो बी और आर के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बेटा आपको स्केल से अच्छे से बनाना है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले लो वेबर पर मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर दूरी ले लो आर मीटर में है, तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये होता है बी अनुक्रमानुपाती 1/r का ग्राफ, इसे अति परवलय ग्राफ कहते हैं। कौन सा होता है, अति परवलय। दूसरा ग्राफ अगर हम देखें तो बी वर्सेस आई ग्राफ, बी और आई के बीच ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे हम, बेटा जब हम ये ग्राफ बना रहे होते हैं तो आई नियत रहता है यहाँ पे, जब हम ये वाला ग्राफ बना रहे होते हैं तो आर नियत लेते हैं यहाँ पे, बस धारा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ बन जाएगा। बेटे ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं। इन व्युत्क्रमानुपाती हो तो इस तरह का ग्राफ है, और अनुक्रमानुपाती हो तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। तो आपको यहां तक चीजें समझ आई होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक दूसरी एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान से पढ़िए, पानी वानी पी के आ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अपने आसपास कुछ खाने पीने की चीजें रख लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा आपका फोकस बना रहेगा, खाते रहो और अपना पढ़ते रहो। तो दूसरी एप्लीकेशन है बेटा धारावाही रज्जुरेखीय धारावाही लिख लो, या सीधे तार के कारण लिख लो, तो रज्जुरेखीय धारावाही भाई ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग से पढ़ने वाली चीज। रज्जुरेखीय धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
बेटे इसके दो मेथड हैं, चलो लेंथ है थोड़ा सा, बस ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। रज्जुरेखीय मतलब स्ट्रेट वायर है, उसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे। बेटा अभी तक हमने बायोसावर्ट ने बताया था कि डीएल एक वायर पर छोटी सी लंबाई के कारण जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम एक पूरा वायर लेंगे एल लेंथ का, उस वायर की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डिस्कस करने वाले। तो चलिए आइए, तो हमने क्या लिया है, सबसे पहले एक वायर यहां पर ले लिया है। ये भाई ध्यान से बनाना इस डायग्राम को। एक वायर ले लिया है, इस वायर की वजह से चलो हमने इस वायर के लंबवत यहां पर ये एक बिंदु इस वायर के लंबवत हमने यहां पर ले लिया है। ये कोई बिंदु पी ले लिया हमने यहां पर, कंसीडर कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि एक लाइन हम यहां पर ऐसे और एक लाइन यहां से ऐसे, और बेटा ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा φ1, और ऊपर का ये जो एंगल हम लेंगे, ये वाला एंगल, ये होगा φ2। यहां तक बात क्लियर। अब क्या होगा, इस वायर का कुछ नाम दे दो, पी पॉइंट यहां क्या, क्यू डैश, और ये ओ मान लीजिए, ठीक है। और बेटे लंबवत दूरी होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री। मान लीजिए दूरी आर है, तो जो चीजें हम यहाँ पर बना रहे हैं वो हमें लिखनी भी पड़ेगी। ये दूरी है हमारी आर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक अल्पांश कंसिडर करते हैं। चलिए जी, अल्पांश हम चलिए यहां पर एक अल्पांश ले लेते हैं। ये इस अल्पांश को हम ई और इस पॉइंट को हम एफ मान लेते हैं, और लंबाई ले लेते हैं डीएल। अब इस अल्पांश से बिंदु पी को मिलाना है। चलिए जी, अल्पांश से बिंदु पी को, सॉरी, यहां मिला लेते हैं। ये हम यहां मिला, ओके। अब क्या होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल, बड़ी ध्यान से देखना किस एंगल की बात चल रही है भैया, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है हमारे पास फाइव, और ये वाला जो एंगल है, छोटा सा ये वाला एंगल, इसे कहेंगे हम D5। ये वाला एंगल होगा हमारा D5। सबको दिखाई दे रहा है? चलो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं मैं, बाद में इसको छोटा कर लेंगे। चलिए यहां पर देख लीजिए ध्यान से, सभी एंगल ध्यान से देखिए। φ1 हमारा यहां से यहां तक, φ2 हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला, ओके, ये वाला एंगल। और जो फाई एंगल है हमारा ये वाला, और D5 एंगल, ये हमारा पॉइंट पी है, और D5 एंगल हमारा ये वाला। डायग्राम बड़े ध्यान से बनाइएगा सभी अच्छे तरीके से। इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। चलिए बेटा, वीडियो रोक करके बना सकते हो आप, अब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो इसमें हमने आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित की है, ये हमारा पॉइंट क्यू डैश था। आई एम्पेयर की धारा हमने ऊपर की तरफ प्रवाहित कर दी ऐसे। दूसरी बात इसमें एक और है, यहां से इस पॉइंट से यहां पर एक लंब गिराते हैं, ये पॉइंट हमारा एफ, ये लंब गिराया हमने यहां पर, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल है हमारा थीटा।
थोड़ा सा जूम करके समझा दूं उसको। देखिए 90 डिग्री का ये एंगल भी है और 90 डिग्री का ये वाला एंगल भी है हमारा, ठीक है। और जो थीटा है बेटा हमारा, ये हमारा एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। हमने इस पॉइंट से, एफ पॉइंट से यहां पर एक लंब गिराया, इस पॉइंट को हमने कहा एफ, ये पॉइंट है हमारा एफ। यहां तक सबकी समझ आया होगा। और ये एंगल है हमारा भाई साहब 90 डिग्री, ये एंगल, तो ये एंगल 90 है तो एंगल भी 90 है। और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये वाली, इसे हम मानेंगे एक्स। अब यहां तक की बात सबको क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए जी, अब बेटा इसे आपने, मैंने जूम करके दिखा दिया था, आपने बना भी लिया होगा। तो होता क्या है, इसमें थोड़ा सा लिखना है। माना, चलो भैया थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं फटाफट। चलिए, माना कोई सीधा तार जिसमें आई एम्पियर की धारा, नीचे से ऊपर की ओर लिख दो, चाहे क्यू डैश से क्यू की ओर लिख दो, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित है, ऊपर की ओर प्रवाहित, ठीक है ना। तथा इसके लंबवत, इसके किसके, तार के लंबवत, ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो जी, अच्छी बात है, ज्ञात करनी है। अब हम आएंगे चित्र से। बेटा चित्र से आप देख सकते हो, जो ओ से पी तक की दूरी है आर, तार से लंबवत दूरी होती है ये। और बेटा अब थोड़े से एंगल लिख लेते हैं। एंगल क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ हमें दिख रहा है वो है फाई 2। एंगल क्यू पी ओ देख सकते हो आप, क्यू पी ओ। इसके बाद दूसरा एंगल देखिए, एंगल क्यू डैश पी ओ, एंगल यू बेटा ओ है यहाँ पे, क्यू पी ओ, क्यू डैश पी ओ वो है हमारा फाई 1। एंगल ओ पी एफ, एंगल ओ पी एफ, एंगल ओ पी एफ फाई एंगल दिख रहा है आपको। इसके बाद एंगल एफ पी, सॉरी देखो ये पॉइंट जो हमने एफ बनाया है ना यहाँ पे, इसको बेटा जी मान लीजिए आप, इस पॉइंट को जी। अब सही रहेगा ये, इस पॉइंट को जी मान लो भाई, दो पॉइंट सेम एक जैसे नहीं हो सकते ना। अभी देखिए एंगल एफ पी जी, एंगल एफ पी जी किसके बराबर है, एंगल एफ पी जी वह डी फाई के। ध्यान दो, एफ पी जी ये छोटा सा एंगल दिख रहा होगा आपको, और ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला अंदर वाला, ये है थीटा। ये जो थीटा एंगल दिख रहा है हमें, दिख रहा है सबको। ये एंगल कितना एंगल है हमारे पास में, एंगल इसको कहेंगे एफ ई जी, एफ ई जी एंगल है थीटा। एक बार चेक कर लीजिए, क्यू पी ओ डैश क्यू टू के बराबर है, क्यू डैश पी ओ क्यू, सॉरी फाई 2 और फाई 1 के बराबर है, एफ पी ओ या ओ पी एफ फाई के बराबर है, ई पी जी एफ पी जी एफ पी
एफ पी जी डी फाई के बराबर है, एफ ई जी थीटा के बराबर है, बहुत सही। और यहां पर एक चीज और बेटा, जो एफ ई है, एफ ई डी एल के बराबर है, और जो एफ पी है, एफ पी, ये पी एफ जो भी है वो है आपकी एक्स के बराबर, ये वैल्यू है एक्स के बराबर यहां पे। सबको क्लियर है? करंट भी हो गई, डिस्टेंस आर भी लिखी गई, डीएल भी लिखी गई, ये सब बहुत सही। अब क्या होगा, करंट क्योंकि हमारी ऐसी जा रही है, इसके वजह से ये जो हमने अल्पांश ले आइए, इस अल्पांश की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे कितना आएगा। तो बायो सावर्ट का नियम फिर से लगना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लेंगे। तो डीएल लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चलिए जी कितना होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेटा, वापस देखिए, डीएल और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बेटा ये है ना, और ज्वाइन करने वाली लाइन और डीएल के बीच का एंगल है थीटा, और बेटा ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, आर नहीं लेना, क्योंकि डीएल से ये वाली डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होने की वजह से दोनों वैल्यू आपस में बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आई डीएल साइन थीटा, थीटा मैंने बता दिया आपको, अपॉन में एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो भी देख लो, करंट ऊपर की तरफ, पॉइंट की तरफ, अंदर की तरफ कर्ल होंगी उंगलियां, तो यहां पर क्रॉस वाली डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। तो यहां पर बेटा इसे समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको चित्र में जाना पड़ेगा वापस, देखो यहां कर देता हूं मैं चित्र से, त्रिभुज, इसमें आ जाइए, त्रिभुज ओ ओ पी एफ में, ये समकोण त्रिभुज है बेटा, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो त्रिभुज, त्रिभुज ओ, एक सेकंड, त्रिभुज ओ पी एफ, ओ पी एफ में बेटे कोस फाई की वैल्यू बताओ क्या होगी, कोस फाई बराबर, कोस फाई होगा आधार बटे कर्ण, यानी आर अपॉन एक्स, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन कोस फाई। एक तो हमें एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के रख लेनी है, ठीक, एक तो हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। और थोड़ा आगे चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एफ ई जी में, त्रिभुज एफ ई जी में, ये वाला त्रिभुज समकोण, एक एंगल 90 है ना, ये आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप से, ये वाला, ये एंगल 90 दिख रहा है, ये एंगल थीटा दिख रहा है, ये लेंथ है डीएल, ये त्रिभुज इस तरह से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करके देख लो, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के सामने होता है लंब, लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा एफ जी, और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। बेटा आपको रूल पता होना चाहिए, थीटा है तो थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने होता है कर्ण, तो 90 डिग्री के ठीक सामने हमारा डीएल बैठेगा। ठीक है, थोड़ा समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको 3 से 4 मिनट में कर सकता हूँ डेरिवेशन को। ठीक है, और थोड़ा इस वजह से टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर बेटा डीएल आ जाएगा, तो एफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएल साइन थीटा, तो एफ जी की वैल्यू निकाल के रख लो, एक्स की वैल्यू निकाल के रख लो। तीसरा त्रिभुज और लेना है, त्रिभुज एफ पी जी में, त्रिभुज एफ पी जी में एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या,
बस थोड़ा सा यही काम करना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको समझ। तो चाप क्या है इसमें, एफ जी, सॉरी कोण तो है हमारे पास में डी फाई, चाप है हमारे पास में एफ जी, त्रिज्या को मान लीजिए एक्स। तो यहां पर एफ जी की वैल्यू आप अगर देखोगे, एफ जी की वैल्यू आपको क्या दिखाई देगी, एफ जी बराबर एक्स डी फाई। तो एफ जी की वैल्यू भी आपने निकाल के रखी। तो हमारे पास एफ जी की वैल्यू डीएल साइन थीटा है और एफ जी की वैल्यू एक्स डी फाई है, यानी इस एफ जी को मैं इस एफ जी को इक्वेट कर दूंगा, तो एक्स डी फाई डीएल साइन थीटा की जगह लिख लेंगे हम, और एक्स की जगह आर अपॉन कोस फाई। ध्यान से सुनो, डीएल साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एफ जी यहां पर है ना, इस एफ जी को हम यहां पर रख देंगे, तो डीएल साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे एक्स डी फाई और एक्स की जगह आर अपॉन कोस फाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण एक से या समीकरण एक को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ज्यू का तू आ जाएगा, आई डीएल साइन थीटा की जगह अभी बताया था क्या लिख देंगे, डीएल साइन थीटा की जगह, डीएल साइन थीटा की जगह एक्स डी फाई और एक्स की जगह आर अपॉन कोस फाई, एक्स डी फाई, तो यहां पर लिख देंगे एक्स डी फाई और एक्स की जगह लिखेंगे आर अपॉन कोस फाई। चेक कर लो एक बार, आर अपॉन कोस फाई। तो यहां पर क्या लिख देंगे, फिलहाल ये एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आई डी फाई आ जाएगा। अब इस एक्स की जगह अब रखेंगे हम, क्योंकि पीछे हमने पढ़ लिया था ना कि जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर अपॉन कोस फाई के इक्वल। यहाँ पर आर अपॉन कोस फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर कोस फाई और भैया डी फाई, समीकरण 2। अब यहां पर आपको अच्छे से डेरिवेशन समझना भी है और करना भी है। तो बेटा अब थोड़ा सा इसमें क्या होगा, पूरे वायर की, पूरे तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र समीकरण 2 से, समीकरण 2 का निश्चित सीमाओं के अंदर, निश्चित सीमाओं के अंदर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, चलो भाई समाकलन कर दो, समाकलन डी फाई, बेटा डी फाई कोस फाई को अंदर रखेंगे, आई अपॉन आर ये सब बाहर आ जाएगा, समाकलन के कांस्टेंट है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर समाकलन कोस फाई डी फाई। ठीक है, अब बेटा इसका भी एक लॉजिक है कि हमने देखो यहां एक्स वेरिएबल है और दो चीज वेरी कर रही थी यहां पर, फाई भी और एक्स भी। अब सर देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस डीएल को थोड़ा ऊपर ले लूं, तो इस डीएल को ऊपर लेने से आर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, आई पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, डीएल आप ऊपर लो नीचे लो आर तो आर ही रहेगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस पे, लेकिन इस फाई पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो फाई भी बदलेगा, इसको ऊपर लेके जाता हूं तो फाई बदलेगा और एक्स भी बदल जाएगा। इसलिए एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे थे, दो एक चीज बदलने से दूसरी चीज बदल रही थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो लॉजिक था वो ये था कि हमने पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में चेंज कर दिया। अब बस यहाँ पर फाई का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन खत्म किया है एक्चुअल में। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि बेटा आपने वायर से इस पॉइंट तक का ये वाला एंगल अगर इधर को मापा तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, अगर हम एंगल इधर को मापते यानी नीचे की तरफ तो निगेटिव माना जाता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी लिमिट जो हमें लेनी पड़ेगी, ये वाला जो एंगल हमने नीचे की तरफ लिया है इसके साथ निगेटिव लेना पड़ेगा, और जो एंगल हमने ऊपर की तरफ लिया है इसके साथ हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जब हम लिमिट यहां पर भरेंगे तो
फाई 1 से प्लस फाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला होता है समाकलन का। अब कोस फाई का समाकलन तुम्हें पता होना चाहिए, कोस थीटा डीबी को तो बी कह देंगे, अभी बताया था मैंने आपको। इसको क्या कह देंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। कोस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, और लिमिट हो जाएगी -फाई 1 से +फाई 2। तो बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, अपर लिमिट भरेंगे पहले, तो साइन फाई 2 माइनस साइन -फाई 1। तो बेटे माइनस स्टार्टिंग में भेज देगा, फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। आप कहीं को नोट कर लेना ये चीज। तो क्या होगा बेटा, इसको लिख सकते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो आपको याद करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है बस। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। बाकी इसमें डायग्राम का भी बहुत अच्छा खेल है, तो डायग्राम को भी आप थोड़ा ढंग से बनाएं, है ना बेटा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये डेरिवेशन आप कर लीजिए भाई, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, और आगे का वर्क भी दिया जाएगा आपको। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए, इसकी थोड़ी सी विशेष स्थितियां हैं, फिर आज का लेक्चर हम खत्म कर देंगे। तो इसकी विशेष स्थितियां देखो, याद क्या करना है, याद करना है बेटा। याद करने का काम तो पहले करना है, क्योंकि याद करोगे तभी पेपर में लिख के आओगे, और याद जो होता है वही आपकी नॉलेज है। आप पे भले ही करना आता हो, आप लिख ना पा रहे हो, याद ना हो आपको, तो आप जीरो। इसलिए आपको याद करना है। तो याद क्या करना है, अगर एक वायर है, इस वायर की का कुछ नाम दे दो, ईएफ धारा इसमें आई प्रवाहित कर दो, और बेटा आपको यहाँ पर लंबवत दूरी आर दी जाए, और ऊपर से कोई एंगल दिया जाए फाई 1 या फाई 2 जो भी है, और नीचे से कोई एंगल दिया जाए। तो इस पॉइंट पर दो चीजें, धारा की डायरेक्शन देख के तो हम दिशा निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ क्रॉस वाली आएगी, और इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र बी आएगा वो आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई लंबवत दूरी धारा अपॉन लंबवत दूरी ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एक चीज तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अब ये जो एंगल 30 डिग्री होगा तो यहाँ 30 लिख देंगे, 45 होगा तो 45 लिख देंगे, लंबवत दूरी सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में चेंज करेंगे। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 होती है, इसकी यूनिट बेटे टेस्ला होती है। ये सब बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विशेष स्थिति आती है, विशेष स्थिति में पहली स्थिति आती है यदि धारावाही तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो। यदि धारावाही तार हमारा अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है तो समझो थोड़ा सा। चलिए भैया बेटा इसको ना थोड़ा सा बस थोड़ी देर समझ के चलना। इधर से भी अनंत है और भैया इधर से भी अनंत है, अनंत लंबाई का। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, लंबवत दूरी है हमारी आर। बेटा आप समझो, अगर पॉइंट यहां होता, ठीक है, ये एंगल हमारा 30 आता फॉर एग्जांपल, अगर लंबाई को बढ़ा दें तो बेटा एंगल भी तो बढ़ेगा। अब ये 60 और बढ़ा दें तो हो सकता है 70 हो जाए, और बढ़ा दें हो सकता है 80 हो जाए, अनंत पर जाकर ये एंगल 90 हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर अनंत की बात करेंगे तो हमारा ये जो एंगल होगा, यहाँ से जो ये एंगल बन रहा होगा, ये हमारा फाई 1 या फाई 2 जो भी है 90 हो जाएगा। इधर से जिधर जिधर अनंत होता है उसके साथ एंगल बेटा याद रखना है। इधर से भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई 1 भी हमारा 90 हो जाएगा। तो अनंत, अगर पॉइंट यहां पर है, जो अनंत पर कोई सिरा है उससे एंगल हम मापे तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा। तो इस केस में बेटे फाई 1 फाई 2
90 के बराबर होगी। लंबवत दूरी हमें आर दे रखी है 90 डिग्री का, तो बी जो होगा इसकी वजह से म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 ये भी 1 और ये भी 1, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहीं पर एक नोट आ जाता है, लूप के कारण जो आर त्रिज्या की लूप के कारण अगर करंट ऐसी थी, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी ऊपर को कितना आ रहा था म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। तो बेटे लूप में पाई नहीं आता, अनंत लंबाई की वायर की अगर बात करें तो पाई आता है, इतना सा आपको याद है भाई। अगर कंप्लीट वायर है बेटा, कंप्लीट वायर है तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर तो आना ही है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आना है। इसकी वैल्यू म्यू नोट अपॉन 4 पाई की 10 टू पावर -7। अगर तार अनंत लंबाई का है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ज्यादा लगता है, म्यू नोट अपॉन, क्योंकि एंगल यहाँ 90-90 हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। और बेटा यहाँ पाई नहीं आता, आप डायरेक्ट यहाँ से याद रख सकते हो। चलिए आगे चलो, यदि बिंदु P तार के एक सिरे के निकट स्थित है, एक सिरे के निकट स्थित हो तब क्या होगा। मान लीजिए कि हमने जो पॉइंट लिया है, सुनिए, पॉइंट मान लीजिए हमने यहां पर लिया है तार के एक सिरे के, तो दूसरा सिरा बेटा इन्फिनिटी पे माना जाएगा। अगर बिंदु P एक सिरे के निकट है तो दूसरा सिरा कहाँ मानते हैं हम, इन्फिनिटी पे। जो सिरा इन्फिनिटी पे माना जाता है उसकी वजह से जो एंगल बनता है वो हमारा 90 बनता है, तो इस वाले की वजह से कितना बनेगा 0, क्योंकि बिंदु P यहाँ है और लाइन भी यही है हमारे पास। दूसरे सिरे से एंगल कितना है इसका 0, तो बेटा यहाँ पर इसे बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक तरीके से सेमी इनफाइनाइट, यानी आधा, सेमी का मतलब आधा, इनफाइनाइट का आधा, अनंत तार है, एक तरफ से अनंत पर है, एक तरफ से अनंत पर नहीं है, आप ऐसा याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, अगर इसमें करंट आई है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन फाई 1 की वैल्यू 0 प्लस साइन 90, अब इसकी वैल्यू हो गई 0 प्लस 1, तो 1 ही रह जाएगा, तो एज इट इज फॉर्मूला लेफ्ट साइड वाला बचा रह जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर टेस्ला। ठीक, एकदम क्लियर है सबको। तो ये थोड़े से इसके पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप चाहो तो बी तथा आर के बीच ग्राफ, बेटा यहाँ पर ग्राफ वही आ जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। तो सभी चीजों को नियत कर दें, अगर आर को घटाएं बढ़ाएं तो बी 1 अपॉन आर पे निर्भर करेगी। इस तरह से है, तो इसकी वजह से जो ग्राफ बनेगा, वैसे अनंत लंबाई के तार की वजह से ग्राफ बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, इसकी वजह से भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके, क्योंकि बी और आर में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। यहाँ धारा को नियत रखेंगे, वो तभी बनाएंगे जैसा पीछे बताया था अभी हमने, ठीक है। तो बेटा इसी के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो अच्छे से याद कर लेने हैं, बाकी करके देखने हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा ये थ्योरी का पार्ट कवर कर लेते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा, और सभी बच्चे इसको पूरी मेहनत से नोट करें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा आप इसको आगे फॉरवर्ड भी जरूर करें, ठीक है। आप मुझे हिम्मत दोगे तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करूंगा, बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा। बेटे देखो, मैं आपको लेक्चर टाइप करके भी ला सकता हूँ कि टाइप की हुई चीजें आकर के एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मैं जानता हूँ टाइप की हुई चीजों में वो मजा नहीं आता पढ़ने में, थोड़ा बहुत रहता है कि यार टीचर के अंदर से चीजें निकल के आए। ओके, मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि पूरी बुक आपको इस तरह से ही पढ़ाऊँ अच्छी तरीके से। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आप इसको आगे चैनल को भेज दें।